हेलो एंड वेलकम इन इजी लर्निंग। इससे पहले हमने रानी लक्ष्मीबाई का पहला भाग पढ़ा था, जो कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है। और उसमें हमने पहले भाग में उनके बचपन की कहानी, उसके बाद उनके विवाह की कहानी पढ़ी और किस तरीके से हमने देखा कि उनकी बहादुरी के किस्से जन जन तक पहुंच गए थे। और भारत में बहादुरी के किस्से तो इतने हैं कि इतनी तो लोगों की सांसें भी कम पड़ जाएंगी बताने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा हम उन सबको याद करते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने भारत की सोई हुई जनता में आज़ादी की अलख जगा दी। इसके पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, चित्रा ने अर्जुन को पाया। अब आगे हम पढ़ेंगे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी राजा गंगाधर राव जी से हुआ तो पूरी झांसी में खुशियां ही खुशियां फैल गई। जो सौभाग्य उदित हो गया झांसी का, महलों में उजियाली छाई और सारे नगर में प्रसन्नता उत्सव मनाए जाने लगे। लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था और झांसी में दुख की बदली एक घेर आई। और क्या हुआ कि जो रानी को तीर चलाना पसंद था वह बहुत दिनों तक अपने हाथों में कर क्या है, हाथों में चूड़ियां नहीं पहन पाई। और राजा गंगाधर राव जी की अचानक मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका के नाम से भी हम उनको जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। और उनके इसमें विधि को भी, मतलब ब्रह्मा जी को भी ये जो कृत्य हुआ, ये जो करनी हुई, उसमें दया नहीं आई और राजा जी निसंतान ही मर गए। रानी शोक से विह्वल हो गई। और ये जो उनकी बहादुरी के किस्से हैं, आगे तो आपको पता ही हो गया होगा कि बुंदेले हर बोलो कोई मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी वीरता के किस्से, उनकी बहादुरी के चर्चे हमने बुंदेलखंड के हरबोला जाति के लोगों के मुँह से सुना था। किस प्रकार रानी ने अपनी वीरता के सम्मुख बड़े बड़े अंग्रेज सेनापतियों को और सेना नायकों को अपने आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा गंगाधर राव जी की अचानक मृत्यु हो जाने पर डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जिन राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होते थे या राजा निसंतान मर जाते थे, उनका राज्य अंग्रेजी सरकार अपने साम्राज्य में ही मिला लेती थी। उनकी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो चूंकि राजा जी निसंतान मर गए थे, हालांकि रानी ने दत्तक पुत्र गोद ले लिया था, लेकिन डलहौजी, क्योंकि उनकी षड्यंत्रकारी नीतियां ही थी राज्य को हड़पने के लिए, भारत को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए और सब पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, तो डलहौजी खुश हो गया कि राजा तो निसंतान ही मर गए और अब तो झांसी पर मेरा अधिकार होगा और झांसी के किले पर अपना झंडा फहराने का उसको अवसर मिल गया। और उसने कहा, चूंकि अब झांसी का कोई वारिस नहीं है तो कौन वारिस होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए वो बहुत खुश हो गया। रानी इस विकट परिस्थिति पर बहुत दुखी हुई कि झांसी क्या मेरी नहीं रहेगी? अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे ये वही फिरंगी है, ये वही विदेशी हैं जो हमसे क्या व्यापार करने के लिए व्यापार की अनुमति के लिए दया मांगते फिर रहे थे, और अब
स्थिति पलट गई। अब तो वो हमारी अनुनय विनय भी नहीं स्वीकार करते। वही डलहौजी है जो अब पूरे भारत में पैर पसारने के लिए तैयार बैठा है। स्थितियां बदल गई और राजाओं और नवाबों की एक भी बात नहीं सुनता। उसने पैरों ठुकराया, राजाओं और नवाबों की हर आज्ञा का उल्लंघन करता है। रानी दासी बन गई और वही दासी अब महारानी जो थी, क्या है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए अगला पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा, मैं समझ आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे भारतीय इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको हम बार बार पढ़ना चाहते हैं, है ना। आपके अंदर भी सुन के लगना चाहिए कि नहीं, हम ऐसे देश में जन्म लिया है, हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ पर बहादुरी के किस्से जन जन के कानों तक, जन जन की चेतना में समाये हुए हैं, जन जन की सांसों में समाये हुए हैं, है ना। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने कहाँ कहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य जो है वो फैला लिया था। दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाल, मद्रास, हर जगह पर डलहौजी ने अपनी नीतियों के तहत इन गलत नीतियों, जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं, विश्वासघात करके भारत पर किस तरीके से कब्जा जमा लिया था। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लखा हार, यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, झांसी की स्थिति देखकर जो रानी थी वो रनिवास में रो रही थी, जो बेगमें थी वो अपने गम से बहुत ही दुखी थी और उनके क्योंकि उनकी आज़ादी छिन गई थी, स्वतंत्रता छिन गई थी, और जो पर्दे के इज्जत जो औरतें हैं उनको कहा जाता है, उनकी तो कोई भी ये नहीं चाहता कि सरेआम बाजारों में दिखे। उनकी भी जो पर्दे में पर्दानशी महिलाएं थी उनकी भी इज्जत बाजारों में बिक रही थी, उनके गहने कपड़े खुलेआम नीलाम हो रहे थे। और अंग्रेजी अखबार क्या छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लखा हार। ये क्या है, ये एक तरीके से बेइज्जती करने वाली बात हुई ना, कि सरेआम अखबारों में छप रहे हैं कि किस तरीके से ये भारत की स्थिति हो गई है कि महिलाओं की भी इज्जत पर हाथ उठने लगे, उनकी सरेआम इज्जत नीलाम होने लगी थी। यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है और स्वतंत्रता का जो एहसास है वो परतंत्र होने के बाद ही आया कि आज़ादी का क्या महत्व है हमारे लिए। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा नहीं है कि झांसी के जाने से सिर्फ रानी, राजा और सैनिकों इनको ही दुख हुआ, इनको ही तकलीफ हुई, आम जन में भी कुटियों में थी विषम वेदना, आम जन को भी उतनी ही तकलीफ हुई। जो वहाँ की जनता थी, जो वहाँ के जनसाधारण नागरिक थे, उनको भी तकलीफ हुई। महलों में हाथ अपमान, और महलों में भी मतलब जो रानियाँ थीं, जो उनके रनिवास में रहने वाले लोग थे, उनके भी अपमान, उनके भी मान सम्मान को बहुत चोट पहुँचाई गई। जो वीर सैनिक थे, जो झांसी के वीर सैनिक थे, उनको लग रहा था कि नहीं, हमें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज, जो हमारे पुरखे हैं, उन्होंने कभी हमारा सिर झुकने नहीं दिया। कह रहे अपने पुरखों का अभिमान कि हम वही वीर सैनिक हैं। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान,
और जो नाना साहब थे वो सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे, किस लिए? युद्ध के लिए। और जब सारी तैयारी हो गई तो उनकी मुंह बोली बहन जो छबीली, नाम छबीली कौन? रानी लक्ष्मीबाई और या मणिकर्णिका, है ना, उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का आह्वान कर दिया। और यज्ञ, जब युद्ध का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका क्या, जो सोई हुई जनता थी उनमें भी, जो सोई हुई जनता थी उनके अंदर भी आज़ादी की ललक जग गई। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी वेती चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो स्वतंत्रता की लौ थी, जो चिंगारी थी, वो हर जगह फैल गई। महलों ने इसमें क्या किया? आग दिया। मतलब महलों ने दी आग, स्वतंत्रता की जो लौ चिंगारी थी, महलों ने उसको आग दिया, सहयोग दिया, आगे बढ़ाया। और सारी जनता, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। और मतलब जो पूरी जनता थी, ऐसा नहीं सिर्फ रनिवास, सिर्फ महल, फिर राजा सेनापति यही चाहते थे, जनता भी चाहती थी ये, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी उठी थी ये सबके अपने अंदर हृदय से उठी थी। सबका हृदय कह रहा था कि नहीं, झांसी हम इस तरीके अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने देंगे। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह विद्रोह होने लगे। मेरठ, कानपुर, पटना, सभी जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगे। जयपुर, जबलपुर, कोल्हापुर, मतलब भारत में जो कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आई तो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में विद्रोह की भावना जग गई। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब इस स्वतंत्रता का यज्ञ प्रारंभ हुआ तो कई हमारे वीर सैनिक युद्ध में खेत हो गए, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता के लिए, जिनमें कुछ नाम नाना साहब, तातिया टोपे, अजीमुल्ला साहब, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि अनेक वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिनके नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होंगे। लेकिन आज ये जो उनका बलिदान है, जुर्म कहलाया जा रहा है, उनको विद्रोही कहा जा रहा है, उनकी कुर्बानी को निराधार बताया जा रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गाथा है, जो उनकी वीरता के किस्से हैं, ये हमने बुंदेलखंड के हर बोला जाति के लोगों के मुंह से उनके यशगान, उनकी यश कीर्ति का वर्णन सुना है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रहे हैं हम इन वीर सैनिकों को छोड़कर अब रानी लक्ष्मीबाई के पास आते कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में किस तरीके से अपने रण कौशल का परिचय दे रही थी। जहां एक से जो अंग्रेजों के वीर सैनिक थे, जो खुद में मर्द थे, उनके बीच एक मर्दानी की तरीके खड़ी हुई थी। और इतने में लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा। रानी ने अपनी तलवार से वार किया और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। क्या हुआ? रानी के जौहर को देखकर, रानी के युद्ध कौशल को देखकर जख्मी होकर वाकर, जो अंग्रेज सेना लेफ्टिनेंट था, वो वापस चला गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि रणचंडी का रूप रानी लक्ष्मीबाई ने धारण कर लिया है और शायद ही अब उसे युद्ध में विजय मिले। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रानी बढ़ी कालिपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चली, किया ग्वालियर पर अधिकार।
रानी युद्ध करती करती कालपी तक आ गई और निरंतर 100 मील वो चलती रहीं। 100 मील लगातार चलने के कारण जो उनका घोड़ा बादल था, उनके घोड़े का क्या नाम था? बादल, वो भूमि पर थक कर गिर गया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से और हार, और वहां पर अंग्रेज और रानी झांसी के सैनिकों के बीच और रानी के बीच फिर से युद्ध हुआ और अंग्रेज सैनिक फिर से हार गए। रानी आगे चल दी और ग्वालियर पर उनका अधिकार हो गया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। जो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया जी थे, उन्होंने क्या किया? राजधानी छोड़ दी। रानी के रण कौशल को देखकर उन्होंने राजधानी ही छोड़ दी और उनकी वीरता के किस्से हम सुनते ही चले आ रहे हैं। आगे देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कह रहे रानी को विजय मिली थी, लेकिन अंग्रेज फिर से उनको क्या हुआ? अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेज फिर से अपनी सेना को लेकर आ गए और अब की कौन आया? जनरल स्मिथ आया और उसने मुंह की खाई थी। कह रहे वो भी एक बार परास्त हो चुका था। मुंह की खाना, परास्त हो जाना। अब के रानी के साथ जो रानी की सखियां थी, कान्हा और मंदिरा, जो कि युद्ध में वो भी उतनी ही रण कौशल में निपुण थी, भारी मार मचा के रख दी और अपना जो रण कौशल था दिखलाया। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज तो वैसे भी अपनी कायरता के लिए ही जाने जाते हैं। सीधे से बात नहीं बनती है तो बात घुमा के बनाते हैं। तो क्या हुआ? पीछे ह्यूरोज आ गया, रानी को पीछे से घेर लिया गया, जो कि ह्यूरोज था। अब रानी घिर चुकी थी, लेकिन तलवार से उनका रण कौशल अभी भी जारी था। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, थाया संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी फिर भी चारों तरफ से घिरी होने के बाद भी अब तलवार से वार करती रही और जिधर जाती मैदान खाली होता गया। लेकिन अचानक से सामने से एक नाला आ जाता है, जो कि विकट स्थिति उत्पन्न कर देता है। चूंकि उनका पुराना घोड़ा बादल स्वर्ग सिधार गया था और नया घोड़ा था जिस पर वो सवार थी, वो नाला देखकर अटक जाता है और रानी अब चारों तरफ से अंग्रेज सैनिकों से घिर जाती हैं। फिर भी वह उनके वार को सहती रहती हैं और पलटवार करती रहती हैं, लेकिन सिंघनी घायल होकर फिर अंत में गिर जाती है और वीर गति को प्राप्त होती है। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी स्वर्ग सिधार गई, वीर गति को प्राप्त हुई। युद्ध के मैदान में अपने युद्ध कौशल को दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होती। अब उनकी सवारी उनका घोड़ा नहीं, अब चिता ही उनकी वो अनोखी सवारी हो गई, जिस पर सवार होकर वह स्वर्ग को सिधार गई। अब उनका जो तेज है उस प्रकाश पुंज से जाकर मिल गया, जिसकी वे सच्ची अधिकारिणी थी। कुल अभी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। वास्तव में उनके युद्ध कौशल को देखकर, युद्ध में उनके जौहर को देखकर ऐसा लगता है वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि अवतारी थी। अवतारी, दिव्य अवतार धारण करने वाली थी। वह सिर्फ इसीलिए उन्होंने अवतार धारण किया था ताकि वह भारत की सोई हुई जनता को जगा सके, बूढ़े भारत में जवानी की नई आग लगा सके और उनके खून को फिर से उतना ही गर्म कर सके कि वो आज़ादी के लिए रगों में फिर से बहने लगे। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। मतलब
वो जो हम मर गए थे, हमको एहसास नहीं था कि हम परतंत्र हैं, हम क्या हैं, हम भूल गए थे। हमको ये सिखाने आई थी और यह हमको सिखाने के बाद, हमको हमारी आज़ादी का रास्ता दिखाने के बाद वह स्वर्ग सिधार गई, और जो सीख सिखाना चाहती थी वो सिखाने के बाद वह अपने दिव्य रथ पे सवार होकर स्वर्ग सिधार गई। देखिए आगे देखते हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो ये बलिदान है, हम भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। किस तरीके से हम निष्प्राण हो गए थे, हमारी चेतना खत्म हो गई थी, हम कहीं से हमको एहसास ही नहीं था कि हम परतंत्र हैं, गुलाम हैं। जो हमको जगाया उसके लिए हमें भारतवासी हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे, और आपका यह बलिदान यह स्वतंत्रता के इतिहास में अमर रहेगा। होवे चुप इतिहास, भले ही यह इतिहास चुप हो जाए और चाहे किसी भी तरीके सच्चाई को झुठला दिया जाए, हो मदमाती विजय, और विजय चाहे अपनी विजय पर चाहे जितना ही ना कोई विजय उठला ले, लेकिन हम मिटा दे गोलों को चाहे और चाहे झांसी ही क्यों ना मिट जाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई आपका नाम अमिट रहेगा, आपकी ये निशानी अमिट होगी, आपका स्मारक होगा, और उसमें आप ही होंगी। आपकी वीरता की यह गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से जो किस्से सुने हैं, यह सदैव स्मरणीय रहेगा, और हम हमेशा भारत के यश गौरव का गान करते समय आपका नाम लेंगे। इस तरीके जो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई ये कविता है, सबके रग रग में ओज और वीरता को जगाती है। आई होप आपको भी यह इसका भावार्थ समझ में आया होगा, और आपके अंदर भी अपने देश के लिए जो देश प्रेम की भावना है जरूर जगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।